नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के ज़ूम सेशन में जिसका टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस फीमेल्स में पाई जाने वाली एक समस्या है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, वो आपके पास कंप्लेंट्स लेकर आएँगे कि या तो उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके ब्लीडिंग पूरा महीना होती रहती है या फिर हर 15 दिन में उनको ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। जो कंप्लीट 28 डे की अच्छी सी साइकिल है, 27 या 28 दिनों की, वो उस तरह से ना हो कि जल्दी-जल्दी उनको मेंसेस हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि इस समस्या को ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है जिसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर सीधा कह देते हैं कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, अपना यूट्रस बाहर निकाल लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये यंग महिलाओं में हो रही है, जिस समय में उनको उनका रिप्रोडक्टिव एज होता है, मतलब जिस समय में उन्हें कंसीव होना चाहिए, उन्हें प्रेगनेंसी ठहरनी चाहिए, डिलीवरीज़ होनी चाहिए जिस समय में उनकी, उस समय में उनको ये एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस जो है इसके लिए काफ़ी महिलाएँ आजकल इससे परेशान हैं। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। उससे पहले हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या? एंडोमेट्रियोसिस का डेफिनिशन जो है वो एंडोमीट्रियम से रिलेटेड है। एंडोमीट्रियम जो है वो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस, जो गर्भाशय औरतों में पाया जाता है गर्भाशय, उसकी अंदरूनी लाइनिंग को हम एंडोमीट्रियम कहते हैं मेडिकल भाषा में। एंडोमेट्रियम का पतला हो जाना, उसकी जो थिकनेस है, मोटाई का कम हो जाना, उसका पतला हो जाना, बार-बार उसका झड़ना, इसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो और अब एंडोमेट्रियोसिस को उसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको नॉर्मल बता दी है, वो तो ये है। बाकी ये पहले हम थोड़ा-सा जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस होता है, ओवरीज़ होती हैं 2, उसके बारे में जान लेते हैं। आप सबको पता ही है, ये तो बहुत कॉमन है कि वेजाइना जो योनि फीमेल्स में होती है, उसमें एक ऑर्गन होता है यूट्रस जिसे गर्भाशय कहते हैं, जो कि पियर शेप्ड होता है, इस तरह का। पियर शेप मतलब नाशपाती के को हल्का-हल्का सा रिज़ेम्बल करने वाला उसके साइज़ जैसा, ये इस तरह का ट्रायंगुलर जो एरिया दिख रहा है इसे यूट्रस कहते हैं जो कि वेजाइना में रहता है। इस गर्भाशय ये जो यूट्रस होता है यही गर्भाशय होता है। जब फीमेल्स को औरतों को कंसीव होता है, उन्हें प्रेगनेंसी ठहरती है तो इसमें ही फीटस या एम्ब्रियो जो आगे चल के बनता है वो इसी में ठहरता है। इसी में बच्चा 38 या 39 वीक्स या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 हफ्ते 9 महीने तक जो बच्चा है उसका पालन पोषण यहाँ पर होता है और 9 महीने बाद यहीं से यूट्रस से जो यहाँ पे सर्विक्स है यहाँ से आउट होकर बच्चे की डिलीवरी होती है। तो ये गर्भाशय है फीमेल्स का। जो यूट्रस या गर्भाशय जो है इसके दोनों तरफ, यहाँ राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड पे भी, सीधे हाथ की तरफ भी और उल्टे हाथ की तरफ भी 2 ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। इस तरह की 2 ट्यूब्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स जो कि जुड़ी होती हैं अंडेदानी से, ओवरीज से। आप सबको पता ही है, ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ ओवरीज रहती है। तो जैसे मेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उन्हें स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। वैसे ही फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें एग्स कहते हैं या अंडे कहते हैं। वो अंडेदानी में बनते हैं जिसे ओवरीज कहते हैं मेडिकल टर्म में। ये हर फीमेल के पास 2 ओवरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। यूट्रस के राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों ओवरीज रहती हैं। तो ये तो हमने समझा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब थोड़ा सा हम आगे और डिटेल्स जानते हैं इसकी। एंडोमेट्रियोसिस जो है इसमें पेशेंट को बहुत दर्द होता है। जो यूट्रस मैंने आपको अभी बताया गर्भाशय, अ, उस उसी से ये दर्द शुरू होता है। बहुत ही अनकंट्रोल्ड दर्द होता है कि पेशेंट को इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं और कई बार इंजेक्शन से भी ये दर्द कंट्रोल नहीं होता। इसमें जो एंडोमेट्रियोसिस है ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें सिर्फ गर्भाशय में ही दिक्कत नहीं होती, बल्कि अंडेदानी, फैलोपियन ट्यूब्स जो मैंने आपको बताई है और पेल्विस रीजन जो हिप बोन का जो पूरा रीजन है उसके ऊपर जो भी ऑर्गन्स हैं आसपास, उन सब के टिश्यूज में भी, उन सब के सेल्स में भी दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी दर्द हो सकता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो एक्सेसिव झड़ने लगती है या एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड मैनर में, अनकंट्रोल्ड तरीके से वो बहुत बढ़ जाती है। वो यूट्रस के अंदर भी बढ़ सकती है और कई बार यूट्रस के बाहर भी बढ़ सकती है, या फिर ओवरीज में बढ़ जाती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में बढ़ जाती है, या फिर पेल्विक ऑर्गन
उस तरफ जो पेल्विस होता है, हिप बोन के ऊपर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं फीमेल्स में, उनमें भी कहीं भी बढ़ सकती है। तो इस दिक्कत को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसमें अक्सर जो फीमेल्स हैं उन्हें ब्लीडिंग लगी रहती है, अकस्मात अचानक कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है। कोई फिक्स जो 28 दिन की साइकिल चलती है वो फिक्स नहीं होती, हर 15 दिन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर कई बार फीमेल्स औरतें बताती हैं कि उन्हें अक्सर ब्लीडिंग लगी रहती है और ठीक नहीं होती। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बेसिकली यूट्रस की जो लाइनिंग है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका डिसीज है, उसी की समस्या है। एंडोमेट्रियम जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से। कई बार वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, कई बार वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, कई बार वो टूटती है, झड़ती है, कई बार वो खून के बहाव में बह जाती है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। वैसे तो 28 दिन में ये जो एंडोमेट्रियम है ये झड़ती झड़ती है। एंडोमेट्रियम को यूट्रस का बेड भी कहा जाता है। जो एंडोमेट्रियोसिस है वो सिर्फ यूट्रस में नहीं रहती ये समस्या, ओवरीज में, टिश्यूज में भी हो सकती है, या पेल्विक ऑर्गन में कहीं भी हो सकती है। और वहां पे अनकंट्रोल गति से, असीमित गति से बढ़ के वहां पे ट्यूमर्स भी बना सकते हैं, जिसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। कई बार ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल से मिलते हैं वो सब, और उसके पेल्विक ऑर्गन्स, हिप बोन से ऊपर जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स, अंग और टिश्यूज आपस में चिपकने लगते हैं। स्टिक होके चिपक के वो और ज्यादा दर्द उत्पन्न करते हैं बॉडी में। और आगे जाके ये और भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जैसे ट्यूमर बना सकते हैं। वो ट्यूमर आगे बढ़ के कैंसर भी बना सकता है, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। मतलब जब वो ऑर्गन्स आपस में चिपकने लगते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते, तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी, बांझपन की दिक्कत आ सकती है। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस में ये चित्र दिखाया गया है, इस तरह से समस्याएं होती हैं। ये जो रेडनेस है, ये जो एंडोमेट्रियम जब ज्यादा ब्लीड करने लगती है, उसमें से ज्यादा झड़ने लगती है, खून बहने लगता है, तो सिर्फ यूट्रस नहीं, कई बार बाहर भी ये जाती है और ये चिपक जाते हैं, इसके फ्रेगमेंट्स एंडोमेट्रियम के चिपक जाते हैं, वहां पे ट्यूमर्स भी बना सकते हैं, या वहां से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है कहीं भी। ये ओवरीज में भी हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब्स में भी हो सकती है, या फिर किसी भी पेल्विक ऑर्गन में हो सकती है। हिप बोन के ऊपर जो भी ऑर्गन्स हैं फीमेल्स में, उन सब में भी हो सकती है। तो ये एक चित्र है जिसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। इसके लक्षण हैं कि इसमें जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। जब पीरियड्स आते हैं फीमेल को, तो उनको दर्द बहुत ज्यादा होता है। चाहे यंग एज, छोटी उम्र की औरत हो, या चाहे बड़ी उम्र की, 45 साल के बाद, 40 साल की उम्र में कोई फीमेल हो, उनको भी बहुत तेज दर्द होता है जब पीरियड्स आते हैं। यौन संबंध बनाते समय भी बहुत दर्द होता है। जब बॉवल मूवमेंट होती है, स्टूल पास होता है, या फिर जब यूरिन आता है, जब पेशेंट को पेशाब आता है, तब भी उन्हें बहुत तेज दर्द होता है इस समस्या में। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, कई बार ब्लीडिंग बहुत तेज होती है। बांझपन की समस्या इसमें हो सकती है। इसमें पेशेंट में इतनी कमजोरी आती है कि उन्हें हमेशा थकावट रहती है, उनमें डायरिया लगा रहता है, मतलब अतिसार, बार बार लूज मोशन होने की शिकायत रहती है, उनमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मतलब उनमें कब्ज भी पाई जा सकती है, ब्लॉटिंग होता है, पेट हमेशा भरा भरा रहता है, उल्टी जैसा मन होता है, नौजिया रहता है। ज्यादातर मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब भी उनको मेंसेस आने का समय होता है, तो ये सब दिक्कतें उनमें ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिस्क फैक्टर्स, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस, ऐसी कौन सी फीमेल्स हैं जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस होने का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसी फीमेल्स जिनको कभी प्रेगनेंसी ना ठहरी हो, जिन्हें कभी कंसीव ना हुआ हो, तो उनमें भी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, स्ट्रेस के कारण एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। हुज पीरियड्स हैड स्टार्टेड, और जिनको अर्ली एज में बहुत मिनार के ठहर गया हो, मतलब जिन्हें बहुत ही कम उम्र में मेंसेस आना शुरू हो गया हो, उनमें भी ये दिक्कत हो सकती है। किसी में डिलेड मीनोपॉज अगर पाया जाए, किसी का मीनोपॉज मतलब अ, वो एज जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, वो जब फेज होता है वो डिले हो गया हो, मतलब जो मेंसेस हैं वो
बहुत देरी से बंद हुए हों, 50 साल की उम्र में बंद हुए होने होते हैं, तो उनको 55 साल हो गए हैं और अभी तक बंद नहीं हुए हैं, तो ऐसे केसेस में भी एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस होते हैं होने के। जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत छोटी होती है, मैंने आपको बताया कि 28 दिन की एक नॉर्मल, 27 से 28 दिन की एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है। तो वो पीरियड ना होकर उनका शॉर्ट पीरियड हो जाता है, हर 15 दिन में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो खत्म होने लगता है और बार बार उन्हें पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। जिन्हें मेंसेस के दौरान, अपने पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा खून बहता है और 7 दिनों से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ऐसी फीमेल्स में भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो ओवरीज में एग्स बनाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की देखभाल करता है। जब वो हार्मोन जो होता है उसका लेवल बहुत हाई हो जाए तब भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। लो बीएमआई मतलब जिनका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स कम हो, मतलब जो ओबेज हो पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनमें पाचन तंत्र ठीक नहीं है, जो भी वो खा रहे हैं वो ठीक से नहीं पच रहा, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी से ठीक नहीं हो रहा, तो वो मोटे हो जाते हैं अक्सर। तो जिनका वजन ज्यादा होता है उनमें लो बीएमआई पाया जाता है। जिन फीमेल्स में ओबेसिटी है, मोटापा है, उनमें एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है एंडोमेट्रियोसिस की, मतलब जिनकी मम्मी या फिर सिस्टर, ब्लड रिलेशन में किसी को भी एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है, ऐसी समस्या पहले हो चुकी है, तो उन फीमेल्स में भी जीन्स ऐसे हो जाते हैं, जेनेटिकली एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अब मान जानते हैं कि अगर एंडोमेट्रियोसिस को समय रहते ना पहचाना गया और समय रहते अगर उसका उपचार ना लिया गया और उसका ध्यान ना रखा गया तो क्या उपद्रव हो सकते हैं। और अगर आपने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ध्यान नहीं रखा, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ध्यान नहीं रखा, तो सामान्य तौर पर भी एंडोमेट्रियोसिस होके ये कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कैंसर के और इनफर्टिलिटी के, बांझपन के और कैंसर के। अब हम जानते हैं कि डार्जुवनाइन, जी हाँ, हमारे डार्जुवनाइन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो आप उनकी मदद के लिए उन्हें ये दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं बी न्यूट्रिशन का F9, F9 गोल्ड मार्ट, सेजेस एंड सीज का नारी संजीवनी सिरप, सेजेस एंड सीज रेंज का नारी संजीवनी टैबलेट। जी हाँ, ये 4 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो बेसिकली ऐसे पेशेंट को दिए जा सकते हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण मिल रहे हैं। अब जानते हैं बी न्यूट्रिशन F9, ये एक ऐसी फॉर्मुलेशन है इसके बारे में जो हम एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट या ऐसे पेशेंट, ऐसी फीमेल पेशेंट जिनमें ब्लीडिंग की समस्या मिल रही है, जिनमें ट्यूमर मिल रहा है, एंडोमेट्रियोमा मिल रहा है, तो उन्हें ये बी न्यूट्रिशन F9 फॉर्मुलेशन दी जा सकती है। इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी, उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करने में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में उनको मदद मिलेगी और उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बी न्यूट्रिशन F9 फॉर्मुलेशन जो है वो काफी अच्छी रिसर्च के बाद बनाई गई है। काफी अच्छे योग इसमें जो हर्ब के इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे डाले गए हैं। जानते हैं उनके बारे में। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट, L-आर्जिनाइन, शतावर, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट, वाइटस एग्नेस कैस्टस एक्सट्रैक्ट। ये तो कुछ हर्ब्स हैं जो जिनका एक्सट्रैक्ट डाला गया है, एक्टिव एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो उसमें ज्यादा अच्छे फायदेमंद इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें से लेके डाले गए हैं। फिर है प्रोबायोटिक ब्लेंड। प्रोबायोटिक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोबायोटिक उस डायरेक्टली वो फ्लोरा एंड फोना जो आपके इंटेस्टाइन में मिलते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में कुदरती कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी में विटामिन बी की कमी को पूरी करते हैं, विटामिन बी को कुदरती बनाते हैं। तो डायरेक्टली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिन्हें फ्लोरा एंड फोना कहते हैं, उन्हें डायरेक्टली अपने खाने में लेना ही जो है खाने में लेना कहते हैं हम प्रोबायोटिक्स। अगर हम उन्हें मुंह से अपने खाने के द्वारा ले रहे हैं तो उसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो उसी का एक मिक्सचर डाला गया है इसमें, क्योंकि जब आपकी बॉडी में विटामिन बी ठीक रहेगा तभी आपके जो टिश्यूज हैं वो ठीक रहेंगे, जब टिश्यू ठीक रहेगा तभी एंडोमीट्रियम ठीक रहेगा, क्योंकि एंडोमीट्रियम भी आपकी गर्भाशय का एक टिश्यू है। गोखरू का एक्सट्रैक्ट, गॉक्शो डाला गया है इसमें, जिंजर का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, कॉन्च बीज का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, विटामिन और मिनरल्स के जो भी एक्सट्रैक्ट आते हैं फ्रूट्स में वो इसमें डाले गए हैं। मूसली का एक्सट्रैक्ट है, सफेद मूसली का एक्सट्रैक्ट जो कि बहुत फायदेमंद होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। पैनिक्स जिनसिंग डाला गया है, कैफीन डाला गया है, निर्गुंडी डाली गई है। निर्गुंडी इसलिए डाली गई है, निर्गुंडी का एक्सट्रैक्ट इसलिए डाला गया है ताकि पेशेंट को पेन कम महसूस हो।
ओमेगा फैटी एसिड्स डाले गए हैं। जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं वो एक्सेसिव फैट को एक्युमुलेट नहीं होने देते, पेशेंट में मोटापे को कम करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, जिससे हार्मोन्स पेशेंट के ठीक रहते हैं। अकरकरा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो अगेन किसी भी पेशेंट के गर्भाशय या उसमें गर्भाशय में रहने वाले जो हार्मोन्स हैं उन सबके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। डार्जुमनाइन F9 गोल्ड मार्क, ये भी एक फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदिक जो डार्जुमनाइन में मिलती है। ये भी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है। नॉर्मली ये बहुत कम कंपनीज में मिलती है ऐसी फॉर्मुलेशन, बहुत काफी रिसर्च के बाद बनाई गई है और बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हर्ब्स डाली गई हैं, वो है ट्रिटिकम सैटाइवम, रोडोडेंड्रम आर्बोरियम, मोरिंगा, टेरिजोस्पर्मा डाला गया है, गार्सिनिया इंडिका का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, लिनम यूसीटाटिसमम डाला गया है, सीडा कॉर्डिफोलिया जिसे बला कहते हैं वो डाला गया है, पाइपर लॉन्गम पिपली का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। तो अगेन ये बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है, कंप्लीटली आयुर्वेदिक हर्ब है, साइड इफेक्ट इसके बिल्कुल नहीं है। ये यूट्रस की जो लाइनिंग है उसकी हेल्थ को ठीक करेगी। जब यूट्रस ठीक रहेगा तभी ओवरीज ठीक रहेंगी, तभी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो कंट्रोल होगी आपकी। अब है सेजिस एंड सीज रेंज का नारी संजीवनी सिरप। नारी संजीवनी सिरप जो है वो उसकी ये काफी कॉमन है, किसी भी फीमेल प्रॉब्लम में ये दिया जा सकता है, लेकिन स्पेशली ऐसी पेशेंट जिनमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है उनमें देने से उनके हॉर्मोन्स ठीक होंगे और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में भी मदद मिलेगी। जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है शुगर केन जूस, शतावरी रूट एक्सट्रैक्ट, वाइटिस विनिफेरा, एलोई बार्बाडेंसिस, अकेशिया अराबिका, लोघ्र, साराका इंडिका, कंटकारी, मैग्नेटाइट भस्म, गुरुची जिसे टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, जवासा के प्लांट का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, आलमंड एक्सट्रैक्ट डाला गया है, धाई पुष्प का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, डेट फ्रूट का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। तो ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनी है और काफी अच्छी है ये पेशेंट के लिए। जिन पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, जिनकी यूट्रस की लाइनिंग झड़ रही है, उन्हें बार बार ब्लीडिंग हो रही है, उनमें वीकनेस भी बहुत होती है, तो ये वीकनेस को भी कवर अप करेगी। सेजिस एंड सीज का एक और फॉर्मुलेशन है बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं नारी संजीवनी टैबलेट। ये भी नारी संजीवनी सिरप के साथ अगर पेशेंट को देंगे तो उनकी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में उन्हें काफी फायदा मिलेगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है अशोक छाल, लोकृत छाल, श्वेत कंटकारी का होल प्लांट, शुद्ध शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड, शिवलिंगी सीड, वसा, नागरमोथा, सफेद मुसली, डायोस्पायरिस प्लांट, डायोस्पायरिस एम्ब्रियोप्टेरिस का फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो ये रेयर हर्ब्स डाली गई हैं जो काफी अच्छी हैं और पेशेंट को बहुत फायदा पहुंचाएंगी। देखिए ये तो मेरे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से रिलेटेड आपके सामने पेश किए हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। मेरी ओपीडी लगती है पंजाबी बाग हेड ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। वहां पर भी आप इन पर्सन मुझे आके दिखा सकते हैं। आपकी कोई भी फीमेल प्रॉब्लम हो, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, या आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, तो आप इन पर्सन मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। या फिर आप कस्टमर केयर सर्विस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए। यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। साहब, बेटी को ना मतलब पीरियड्स ना 3-3 4-4 महीने की गैप से हो रहे हैं उसको। अच्छा जी। एज उसकी 22 की है, 20। 22 एज है ना, तो काफी यंग एज है। आप उन्हें नारी संजीवनी सिरप और हाँ। F9 गोल्ड माल्ट अभी दीजिए। अच्छा। नारी संजीवनी सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं, और F9 गोल्ड मार्ट जो है वो 1 चम्मच दिन में 1 बार देना है। और आप 1 महीना दीजिए, उन्हें काफी फर्क पड़ेगा। और फिर मुझे बताइए कितना आराम है पेशेंट को। मतलब नारी संजीवनी तो 2 चम्मच दिन में 3 बार। 3 बार। जी जी। और F9 गोल्ड 1 चम्मच दिन में 1 बार, एक ब्रेकफास्ट से चम्मच पहले। जी। दिन में एक बार ब्रेकफास्ट से पहले। जी जी। मतलब एक ही बार देना है। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके। ओके जी। बस यही 2 प्रोडक्ट चलेंगे उनको। जी हाँ, अभी यही 2 प्रोडक्ट दीजिए, फिर मुझे 1 महीने के बाद बताइए, ठीक है ठीक। 1.5 महीने के बाद कि कैसा फर्क लगा है, साइकिल कैसी हुई है उनकी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये जानना चाह रही थी, एक मेरी उनको ना 2 बच्चे हैं ऑपरेशन से,
अच्छा जी। जो छोटा बेटा है वो 5 साल का है, और उसके बाद से उनके ना पीरियड्स भी नहीं आते हैं, मतलब एक आधा दिन ही आएंगे, आते हैं बस, जस्ट लाइक ए जी। ड्रॉप्स। तो उसकी वजह से, पता नहीं किसकी वजह से, उनको ना बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया है, और इरिटेशन, मतलब फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहता है। हम्म। फिजिक में ठीक है, और भी कोई उनको इश्यू नहीं है, तो वैसे सब लोग कहते हैं कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको लगता है कि मेरे होने चाहिए रेगुलर। जी तो जी उसके लिए बिल्कुल। क्या कर सकते हैं? देखिए फ्रस्ट्रेशन रहना बहुत कॉमन है ऐसी समय, ऐसे टाइम पे जब आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाए तो डिप्रेशन, अक्सर ऐसी फीमेल्स में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और मूड स्विंग्स की समस्या जरूर मिलती है। तो आप पेशेंट को आप नारी संजीवनी सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार, नारी संजीवनी टैबलेट 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। और साथ में आप उन्हें F9 बी न्यूट्रिशन का F9 दीजिए। मैम, जो टैबलेट्स बताई वो 2 दिन ही इकट्ठी एक साथ में? हाँ जी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाने के बाद। और मैम, जो सर की प्रॉब्लम थी ऐसी मेरी है कि एक गुड़िया है 19 साल की, उसको 1-2 महीने लगा रेगुलर होंगे तो 2 महीने होते ही नहीं है वो चीज, अच्छा। मतलब। जी, जब 2-3 महीने के बाद होते हैं तो अनलिमिटेड पेन उसको रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रहता है। कोई इंजेक्शन बात नहीं, वगैरह लगवाने कोई पड़ते बात नहीं। हैं। मैरिड है जी। वो, अनमैरिड है? बिटिया है आपकी? अनमेरिड है, अच्छा नहीं मेरी बेटिया नहीं, मेरी नोन में है। अच्छा जी, एज क्या है उनकी? 19 साल। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। आप उनको सिर्फ F9 गोल्ड मार्ट दीजिए और नारी संजीवनी सिरप दीजिए। नारी संजीवनी सिरप आप उन्हें 2 चम्मच सुबह शाम दीजिए। F9 गोल्ड मार्ट जो है वो 1 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के समय में दीजिए। और मैम, जो अभी मैंने पूछा था, उनको कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग से कुछ लेना तो नहीं, इससे हो जाएगा नॉर्मल? जी, या इससे कुछ फर्क, इससे फर्क पड़ जाएगा। अगर फिर भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है तो साथ में फोर्डवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और कॉन्स्टिकल टैबलेट्स आप दे सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। हाँ, आवाज़ आ रही है बिल्कुल आ रही है, आपको आ जी। रही है? जी, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, नमस्कार जी, बताइए। जी, मुझे क्या है कि मेरे एक मित्र है, उनकी वाइफ का यूट्रस का कुछ प्रॉब्लम है, बाहर आ जा रहा है थोड़ा सा, बोले अभी स्टार्टअप है। तो हम्म। क्या लार्जुनाइन के प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है क्या जो अपन उसको कर सकते हैं? जी देखिए, जो आप कंप्लेंट मुझे बता रहे हैं, पेशेंट के जो सिम्टम बता रहे हैं, इससे सुनने में लग रहा है कि पेशेंट को यूट्राइन प्रोलैप्स है, मतलब उनका यूट्रस बाहर आ रहा है। तो यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती, इसकी सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर फिर भी फर्स्ट ग्रेड है, मतलब अभी सिर्फ थोड़ा ही अगर बाहर आया है, तो आप F9 गोल्ड मार्ट दे सकते हैं, जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स ब्लेंड है, प्रोबायोटिक ब्लेंड है, जिससे उनके जो पैल्विक ऑर्गन्स है ना, उसमें पूरा स्ट्रेंथ आएगी, मतलब उनकी ताकत आएगी, ताकि जो बाहर आ रहा है यूट्रस वो और ज्यादा बाहर ना आए। तो आप F9 गोल्ड मार्क जो है उन्हें 1 चम्मच दिन में 1 बार ब्रेकफास्ट के समय में दीजिए, ब्रेकफास्ट के पहले दीजिए। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं निशांत राघव, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, जी कहिए। मैम, मेरी वाइफ का अभी तकरीबन लगभग 2 महीने पहले का इंसिडेंट है हम्म। कि उनको लगभग 4 साढ़े 4 महीने का मिसकैरेज हो गया, बच्चा था। हम्म। हाँ। तो जब रिपोर्ट कराई थी और जब मैंने पूछा था डॉक्टर से कि क्या हुआ, पहले सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, थायराइड भी नॉर्मल था उनको, और भी उन्होंने रिपोर्ट्स कराई थी, सारी नॉर्मल थी। फिर उन्होंने ये बताया, उन्होंने मेडिसिन चलाने को बोला था कुछ टाइम के लिए। हम्म। हेलो। कुछ हाँ जी, टाइम के हाँ लिए जी। मेडिसिन चलाने को बोला था, तो वो चलाई थी, फिर बंद कर दी थी हमने। तो हम्म। उसके बाद जब वो उन्होंने दोबारा से रिपोर्ट की, उन्होंने तो बताया कि बच्चेदानी में थायराइड था उनके, और उसने उस बच्चे को सुखा दिया। क्या ये ऐसा हो सकता है? देखिए, बच्चेदानी में थायराइड, ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। थायराइड जो होता है वो एक अलग ग्लैंड होता है, एक अलग ऑर्गन होता है, अंग होता है शरीर में। वहां पे थायराइड अगर हो जाए तो वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, थायराइड की वजह से पेशेंट को जो है कंसीव होने में दिक्कत होती है, पूरी प्रेगनेंसी में दिक्कत लगी रहती है अगर उसकी दवाई ना खाई जाए थायराइड की। और मिसकैरेज होने के भी चांसेस, तो रिस्क तो बना रहता है। अच्छा। जी। तो उन्हें मतलब अब जैसे मतलब कौन कौन से मतलब अपने सप्लीमेंट्स बेटर रहेंगे उनके लिए? कमजोरी, देखिए, कमजोरी भी अच्छी खासी है उन्हें, और उनका पीरियड के टाइम पे काफी पेन होता है, और जो है पीरियड्स या मतलब लेट हो जाता है। जी देखिए, उनको चांसेस है कि एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत बन रही हो, क्योंकि पेशेंट को पहले मिसकैरेज भी रह चुका है, हार्मोन इम्बैलेंस भी है बॉडी में। तो जी। आप उन्हें बी न्यूट्रिशन का F9 दीजिए। एक ओके। चम्मच
1 ग्लास पानी में घोल के ब्रेकफास्ट के 10 मिनट पहले लेना है, सुबह 10 नाश्ते मिनट के 10 पहले। मिनट पहले। हाँ जी। ठीक। और बाकी पेशेंट की सारे ना ब्लड टेस्ट, जो रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन है जिसमें थायराइड भी चेक होता है, सीबीसी भी चेक होता है, वो एक बार करवा लीजिए और मुझे कस्टमर केयर सर्विस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक वेलकम यू। वेलकम। हेलो मैम, हेलो। मैं माई सेल्फ पिंकी पंडा, बिलोंग्स टू मिदनापुर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ मैम, मेरा जो मदर इन लॉ है हाँ जी, हाँ जी। तो उनको यूट्रस की प्रॉब्लम है। अच्छा जी, यूट्रस की क्या प्रॉब्लम है उन्हें? वो उनका यूट्रस जो वो बाहर आ गया। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब ने बोला क्या ऑपरेट करना क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए यूट्रस जब बाहर हो जाता है, बाहर आ जाता है तो इसे गर्भाशय भ्रंश कहते हैं, जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स से कहा जाता है। तो इस जो समस्या है इसके लिए सर्जरी ही करानी पड़ती है, जो एलोपैथिक में ऑपरेशन बोला गया है वही कराना पड़ता है। उसमें पूरा यूट्रस जो है, पूरा जो गर्भाशय है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये दिक्कत आती इसलिए है कि पेशेंट का जो पेल्विक रीजन है, मतलब जहाँ हिप बोन से ऊपर ऊपर जितने अंग हैं, जितने टिश्यूज और मांसपेशियां हैं, वो थोड़ी कमजोर होने लगी हैं। तो आप पेशेंट को F9 गोल्ड मार्च दीजिए, 1 चम्मच सुबह नाश्ते के 10-15 मिनट पहले दीजिए। ठीक है, तो इससे उन्हें काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। जी वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मुझे ओवारियन सिस्ट का प्रॉब्लम है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मुझे फेशियल अनवांटेड फेशियल हेयर भी हो रहा है बहुत, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है मैम? देखिए ओवेरियन सिस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम से रिलेटेड है और हार्मोन इम्बैलेंस से भी रिलेटेड है। तो जो ओवेरियन सिस्ट है वो आगे जाके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन करता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर हो जाते हैं। तो देखिए बाहर यस से मैम। जो फेशियल अनवांटेड हेयर हो रहे हैं, जो बाहर से आप लोकल एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो आप लेते रहिए, लेकिन इंटरनली किसी कुछ ऐसा सप्लीमेंट लेने की बहुत जरूरत है जो ओवेरियन सिस्ट का जो फ्लूइड है उसे डाइजेस्ट कर दे, ओवेरियन सिस्ट को ठीक कर दे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को ठीक कर दे, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसे ठीक कर दे, और आपकी हॉर्मोन्स को सबसे पहले बैलेंस करे। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, LH, FSH और PRL, ये कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके ब्लड में रहते हैं, जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं और ओवरीज को सपोर्ट करते हैं। ये जब बैलेंस रहेंगे तभी आपके अनवांटेड हेयर की समस्या जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कुछ लेना आपको जरूर पड़ेगा। तो मेरी समझ से मेरी राय से डार्जिलिंग 9 में आप बी न्यूट्रिशन F9 है, बी न्यूट्रिशन F9 जरूर लीजिए, नारी संजीवनी सिरप लीजिए और नारी संजीवनी टैबलेट, ये 3 दवा आपको जरूर लेनी है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी। मैम ये F9 के साथ जो ये नाड़ी संजीवनी टैबलेट और सिरप लेते हैं, तो टैबलेट और सिरप का डोजेस क्या होना चाहिए? देखिए जो बी न्यूट्रिशन F9 पाउडर है वो जो शुरुआती डोज है उसकी, वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ सुबह ब्रेकफास्ट के 10 से 15 मिनट पहले लेना है, दिन में एक बार। और नारी संजीवनी सिरप जो है वो 2 चम्मच सुबह शाम स्टार्टिंग में आपने रखना है। और नारी संजीवनी टैबलेट जो है वो 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद लेंगे आप। अच्छा, 2 गोली लेना है सुबह में और 2 गोली शाम में? जी हाँ, 2 गोली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और 2 गोली रात में खाना खाने के बाद। ओके मैम, ओके। ओके। और मैम ये पीरियड्स में क्या होता है कि थोड़ा लंबे टाइम तक रह जा रहा है, जैसे स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं होगा 2 दिन ब्लीडिंग, फिर बाद में वो थोड़ा स्पॉटिंग जैसा 10 दिन तक रहेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, जिसमें जो ब्लीडिंग है वो आपको 7 दिन से ज्यादा रहती है। तो इसका मतलब जो आपकी बच्चेदानी की परत है वो झड़ रही है ज्यादा। ठीक है, तो आप इसमें F9 गोल्ड मार्ट इस्तेमाल करिए। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के 10 मिनट पहले F9 गोल्ड मार्ट लीजिए। नारी संजीवनी सिरप इसमें लीजिए 2 चम्मच दिन में 3 बार। और मुझे बताइए जब नेक्स्ट टाइम आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुएशन आती है, तो मुझे बताइए कि कैसा उसमें रहा। तो ये मैम F9 जो पाउडर फॉर्म में वो ना लेके गोल्ड बोले लेनी है? हाँ गोल्ड मार्क लीजिए, क्योंकि जब वो ब्लीडिंग ज्यादा टाइम तक आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस भी हो रही है, जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो रही है, झड़ती है बार तो बार। ये तो उसकी पाउडर वाला वजह से पाउडर वाला जो है उससे रिकवरी नहीं होगा मैम? पाउडर वाले से भी रिकवरी होगा, लेकिन जो F9 गोल्ड मार्ट है वो उससे ज्यादा एडवांस है, तो वो और भी बेटर है आपके लिए। हाँ वो, लेकिन मेरे पास है, लेकिन वो लेती हूँ तो मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, गैस बन जाता है बहुत ज्यादा।
शायद अगर आपको गैस भी, अगर आपको साथ में गैस बन रही है तो आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स लीजिए, जिससे आपकी गैस की दिक्कत ठीक हो सके। वो मैं कंटिन्यू कर ले रही हूँ मैम, वो जीआईटी और लिवर संजीवनी ये भी है कंटिन्यू मेरा। अच्छा अच्छा, तो हम्म। आप F9 जो पाउडर है, न्यूट्रिएंट पाउडर है, वो भी इसके साथ में ले सकते हैं। वो तो वो ठीक, वो हो रहा है एडजस्ट, लेकिन वो गोल्ड तो मंगा के रखी, लेकिन वो लेती हूँ तो बहुत तकलीफ होने लगती है कोई बात एसिडिटी नहीं, से। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, आप थोड़ा एक्सरसाइजेस ज्यादा करिए जिससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि F9 गोल्ड मार्ट, न्यूट्रिएंट पाउडर, बी न्यूट्रिशन F9 पाउडर, ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। और गोल्ड मार्ट तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आधा चम्मच ले सकते हैं, हाँ हाँ, छोटा चम्मच बिल्कुल आधा। बिल्कुल, आधा चम्मच मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ, मेरे जी पास हाँ, है आप रखा हुआ। आधा आधा चम्मच लीजिए और फिर मुझे बताइए कि अगली बार जब आपको मेंसेस आती है तो उसमें ब्लीडिंग कैसी है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। मैडम मैंने उसके लिए बोला था आपको, वेरिकोज का एक सेशन रखिएगा। जी बिल्कुल, जो हमारा अभी अप्रैल नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसमें वेरिकोज सेशन हम जरूर रखेंगे। वेरिकोज वेन्स के लिए जो सेशन है वो जरूर हाँ रखेंगे। जी, थैंक जी यू मैडम, थैंक यू। वेलकम। मैम लड़कियों में जो पीरियड्स में पेन की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या F9 पाउडर देना है अच्छा है या गोल्ड क्या? देखिए F9 गोल्ड मार्क देना उन्हें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण बन रहे होते हैं या ओवरी सिस्ट बन रहा होता है, दो चीजें बन रही होती हैं। तो जो F9 गोल्ड मार्क है वो देना और ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर वो F9 न्यूट्रिएंट पाउडर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आप उन्हें टैबलेट जरूर दीजिए, नारी संजीवनी टैबलेट। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं अशोक बोल रहा हूँ पलवल से। हाँ जी बोलिए। मैम एक पेशेंट है मेरे पास, उनको करीब यंग है अभी, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कंसीव किया था तो उसके 4-5 महीने बाद ही उनको डिस्पैच हो गया था। मिस कैरेज हो गया था। हाँ जी, किसी कारण से। अब तब से मैम 4-5 बार कंसीव किया उन्होंने, लेकिन 4 या 5 मंथ आते ही हर बार डिस्पैच वो हो जाता है, डिस्क्राइब। कैरेज हो जाता है हर बार, एबॉर्शन या मिस कैरेज हो जाता है हर बार। हाँ जी मैम, हाँ जी। जी, तो देखिए अभी आप उनको बोलिए 6 महीने तक, 6 महीने तक भी, ऊपर छह कर दिया। महीने तक, हाँ 6 महीने तक अभी प्रेगनेंसी के लिए ना सोचे। और जी उनको आप F9 गोल्ड मार्क दीजिए, बी न्यूट्रिशन F9 पाउडर भी दीजिए। साथ में नारी, हाँ जी, साथ में आप उन्हें नारी संजीवनी सिरप दीजिए। जी मैम, जी। जी ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैम हमारे डॉटर इन लॉ है, उसको 6 महीने पहले डिलीवरी हुई थी अच्छा जी। और तब से उसके इन्फेक्शन, अभी रिपोर्ट कराई थी, पहले पिन ट्यूब में दोनों तरफ पानी वाली गांठ बताई है डॉक्टर ने। अच्छा जी। इन्फेक्शन है, पेट भी काफी बड़ा, उसका साइज पेट का घटा ही नहीं, काफी बड़ा पेट है, उसमें दर्द भी हल्का हल्का उसको महसूस देता है। कोई नीचे घबराने की जरूरत नहीं है, जो उनके पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनमें थोड़ी ताकत की जरूरत है, तो आप उन्हें 6 महीने तक F9 गोल्ड मार्क खिलाइए। ठीक है, ठीक है जी, तो ठीक है अभी जी। तो बच्चा दूध भी ले रहा होगा, तो ये इन्फेक्शन नहीं, खत्म करने दूध में तो भी मदद करेगा, बच्चा उन्हें ताकत बच्चा भी देगा। बोतल का ही पी रहा है बच्चा तो दूध कोई शुरू बात से ही। कोई बात नहीं, अगर बोतल का ले रहा है तो भी कोई बात नहीं। आप जो हम्म, पेशेंट है उनको F9 गोल्ड मार्क दीजिए, उन्हें फायदा ठीक है मिलेगा। जी। ठीक है, तो मुझे हाँ, बताइएगा हर महीने कि कैसा उनको आराम मिल रहा है, हर 30 दिन में एक बार बताइए मुझे कि कितना आराम मिल रहा ठीक है पेशेंट। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। तो उसमें नारी संजीवनी सिरप टैबलेट वगैरह चलाने की जरूरत नहीं, वो हमने चलाई हुई है वैसे। अच्छा अच्छा, अभी आप F9 गोल्ड मार्ट पे रखिए, वो आप चला ठीक है, सकते हैं, लेकिन अभी F9 गोल्ड मार्ट पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। नारी संजीवनी सिरप मैं अगले महीने से चलाऊंगी। ठीक है। ठीक है। ओके मैम, ओके। ओके ओके। मैं मोहम्मद सलीम चिश्ती मुगल मंडी से बात कर रहा हूँ, कोटा राजस्थान। हाँ जी नमस्कार जी, कहिए। मैं दार्जिलिंग में करीबन 4-5 साल से हूँ ऑलरेडी। अच्छा जी। अच्छा जी। तो मैं क्या है कि अभी काफ़ी पेशेंटों को मैंने क्या है, अभी भी जस्ट प्रोडक्ट मंगाए हैं मैंने कैंसर के लिए, और बेस्ट रिजल्ट मुझे मिल पा रहा है। बाकी मैं एक चीज़ से बहुत परेशान हूँ, जो अभी हम बात कर रहे थे टूब्स वगैरह की, जैसे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मेरे पास 2 पेशेंट हैं, तो मैंने कंटिन्यू उनका इलाज भी कंटिन्यू चल रहा है, छोड़ते नहीं है दार्जुनान का प्रोडक्ट, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ते वो। यानी कि उनका चाय वगैरह सारा दार्जुनाइन से स्टार्ट होता है। जी जी बाकी जी। उनके जो पेट में जो दर्द और एक नींद नहीं आना, चक्कर, कमजोरी रहना, और जैसे उनको पीरियड के टाइम पे दर्द रहना, सेक्सुअल के टाइम पे दर्द रहना, पेट फूला फूला रहना, ये प्रॉब्लम उनकी खत्म नहीं हो पा रही है।
तो दीदी मुझे इसका एक सोल्यूशन चाहिए शानदार, ताकि मैं इस पे बेहतर काम, क्योंकि एक पेशेंट तो ज्यादा परेशान है, कोई बात नहीं, आपको दूसरे घबराने की पेशेंट के तकलीफ, हाँ दूसरे पेशेंट को सबको मैं अपना शिलाजीत सब कुछ मैं दे चुका हूँ, मतलब एक एक प्रोडक्ट में उसको चेंजिंग करके दे चुका हूँ, बाकी रिजल्ट कभी कभी 10% रिजल्ट मिल पाता है, बाकी वापस दिक्कत आ जाती है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहला पेशेंट मुझे बताया है, आप उन्हें नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट दीजिए। जो सिरप है वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, और टैबलेट भी 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। और उनके रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन एक बार करवा लीजिए, जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं आप वो एक बार करा के मुझे बताइए। और जो दूसरे पेशेंट हैं उनके भी एक बार आप रूटीन ब्लड टेस्ट मुझे करवा दीजिए, करवा के बताइए। और साथ में आप उन्हें नारी संजीवनी सिरप और F9 गोल्ड माल्ट दे सकते हैं। बच्चेदानी में ट्यूमर है, 1.5 mm का 2 ठो है, तो बिना हम्म। ऑपरेशन का ठीक हो सकता है? देखिए उनको ब्लीडिंग कैसी आ दिक्कत रही है कुछ पहले। नहीं है। हाँ, अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो आप उन्हें ब्लीडिंग, हेलो, देखिए अगर पेशेंट के हाँ बच्चेदानी में ट्यूमर है तो वो एंडोमेट्रियम से ही बना होता है। एंडोमेट्रियोसिस पहले उन्हें था, जिसने आगे जाके एंडोमेट्रियोमा बना दिया, या फिर यूट्रस में ट्यूमर बना दिया। तो अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लीडिंग उनकी ठीक आ रही है, तो आप उन्हें बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर दीजिए, नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट दीजिए, या आप उन्हें 6 महीने तक दीजिए, उन्हें पूरा आराम मिलेगा। अच्छा जी। और एक बार ठीक है। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड या कोई स्कैन कराया हो पेशेंट ने, CT स्कैन या MRI स्कैन, तो उसकी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कस्टमर केयर सर्विस पे। ठीक है। जी। तो मैम खाना कैसे? खाने में देखिए जी, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन्हें आप खाने में सब कुछ दे सकते हैं, बस बाहर का जंक फूड नहीं देना। घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी हरी सब्जियां और जितनी फ्रूट डाइट लेंगे, जो भी सीजन के अनुसार फल आ रहे हैं वो उन्हें ज़्यादा ताकत देंगे। तो फ्रूट डाइट उन्हें बहुत दीजिए, मतलब उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोपहर में फ्रूट लें, फलों का सेवन ज़रूर करें। F9 में मैम? जी, F9 में जो बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर है वो दीजिए, 1 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के पहले 1 गिलास पानी के साथ। नारी संजीवनी सिरप 2 चम्मच सुबह शाम दीजिए। नारी संजीवनी टैबलेट जो है वो 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। अच्छा, जी। ओके। हमको ब्लीडिंग व्लीडिंग ठीक हो रहा है मैम, और कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे मेरा मतलब हस्बैंड भी साथ नहीं है हम लोग का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात लेकिन नहीं। हमको ऑपरेशन का वो ठीक हो सकता है? जी हाँ, अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लीडिंग में कोई परेशानी नहीं है, तो जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, जो प्रोडक्ट्स बताए हैं, वो आप 6 महीने तक उन्हें दीजिए, उन्हें फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप सबने इस आज की जो डिस्कशन है उसमें आपने भाग लिया। तो आप इस सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके क्वेश्चन सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आज पार्टिसिपेट करने के लिए, और मुझे आशा है कि अगले जूम सेशन पे भी आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इसी तरह से आप बने रहेंगे। तो आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कभी भी कस्टमर केयर सर्विस पे फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।